नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। किसानों से बातचीत से पहले हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। राजस्थान की ओर से दिल्ली आ रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने आधी रात को आंसू गैस के गोले दागे। जानकारी मिल रही है कि बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर किसानों ने हरियाणा में प्रवेश किया था। पुलिस की कार्रवाई से किसानों की ट्रॉली में आग लग गई, इससे उनके कपड़े जल गए। गनीमत रही कि ट्रॉली में रखे गैस सिलेंडर ने आग नहीं पकड़ी। कड़ाके की सर्दी और बारिश के बीच 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 40वें दिन भी जारी है। किसानों को उम्मीद है कि आज सरकार के साथ होने वाली बातचीत में प्रस्तावित दोनों मांगों पर सहमति बनेगी। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि हम ऐसे खराब मौसम में अपने परिवार से दूर सड़कों पर बैठे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्द स्वीकारेगी। किसानों ने आंदोलन के आगे की रणनीति का पूरा खाका भी तैयार कर लिया है। बात न बनने की सूरत में 6 से 20 जनवरी तक किसान जागृति अभियान की घोषणा की गई है। किसानों ने जहां पर देश भर में जन जागृति को लेकर अभियान चलाने का ऐलान किया, तो वहीं 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किसान जागृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान भी किया। किसानों ने सरकार पर आंदोलन को गुमराह करने का एक बार फिर से आरोप लगाया है। साथ ही साथ किसान ये भी कह चुके हैं कि उनके आंदोलन को शाहीन बाग बनाने की कोशिश ना हो। तो बीते 39 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को किसानों ने तेज करने का ऐलान किया। तो वहीं एक बार फिर से साफ कर दिया गया कि तीनों कृषि कानून रद्द करना, एमएसपी की कानूनी गारंटी ही उनकी प्राथमिकता है। किसानों को लेकर पंजाब के सीएम और राज्यपाल में अठंग गई है। दोनों राजनेता अपने सामने आ गए हैं। प्रदेश में किसानों के टावर तोड़े जाने को लेकर राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को समन किया था। मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजे राज्यपाल के समन पर सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि मोबाइल टावर्स की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन बॉर्डर पर मरने वाले किसानों को वापस नहीं लाया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज है। आंदोलन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। हुड्डा ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे प्रदेश में ठंड और खुले आसमान के नीचे किसानों का धरना जारी है। यदि सरकार अपने हट से पीछे नहीं हटी तो किसान भी पीछे नहीं हटेंगे। पलवल में कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा पहुंची और कहा कि कांग्रेस इन बिल्स के विरोध करते हुए पहले दिन से ही कांग्रेस के किसानों के साथ है। शैलजा ने कहा कि इन कानूनों के साथ लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर पूंजीपतियों का साथ देने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार वार्ता का ढोंग कर रही है। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने आए एक और किसान की मौत हो गई। इटल कला गांव के जगबीर की हार्ट अटैक से मौत हुई है। कैथल के नजदीक गांव थाना टोल प्लाजा पर किसानों को समर्थन देने पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसान आंदोलन की गंभीरता को समझे सरकार तीनों कृषि कानूनों को फौरन वापस दे। 4 जनवरी को केंद्र के साथ होने वाली किसानों की मीटिंग से पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने घरौंडा में बयान दिया। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार के रुख को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि सोमवार को यानी कि आज एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच सहमति बनेगी। ऐसे में किसानों का आंदोलन और लंबा खिंच सकता है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर खाली वक्त में क्रिकेट खेलते हुए जवान नजर आए। सिंघी बॉर्डर से एक बार फिर से बुरी खबर सामने आई है। आंदोलन में शामिल एक किसान की मौत हो गई। अब तक सिंघू बॉर्डर पर 8 किसानों की जान जा चुकी है। जिस किसान की मौत हुई है वो गहाना के गंगाना गांव का रहने वाला था। किसान का नाम कुलबीर था, जिसकी उम्र 45 साल थी। परिजनों ने कहा कि ठंड की वजह से जान गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि धर्म युद्ध है। अब लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं, अब लड़ाई देश बनाम बीजेपी है। किसानों और सरकार के बीच होने वाली वार्ता संबंधी सवाल पर सुरजेवाला ने कहा कि किसानों को कुछ नहीं करना है, बल्कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने हैं, क्योंकि देश कानूनों के खिलाफ है, सांसद इसके खिलाफ है।
सुरजेवाला ने कहा कि चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काले कानून रात के अंधेरे में बनाए गए हैं। इन्हें पारित कराने से पहले न किसी किसान संगठन से राय ली गई और न ही किसी कृषि विशेषज्ञ से मशवरा किया गया। पंचकुला के सेक्टर 1 में आयोजित नागरिक अभिनंदन एवं धन्यवाद समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में अभिनंदन और धन्यवाद समारोह में पंचकुला वासियों का धन्यवाद किया, साथ ही साथ जीते हुए पार्षदों को सम्मानित किया। पंचकुला नगर निगम के चुनावों में बीजेपी के कुलभूषण गोयल मेयर बने हुए हैं, जबकि गठबंधन के 11 पार्षद जीते हैं, जिसमें 9 बीजेपी के और 2 जेजेपी के पार्षदों ने बाजी मारी। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए जींद में किसान महिलाओं को दी जा रही है ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने की ट्रेनिंग। महिलाओं का कहना है कि वो किसान की बेटी और अब वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगी। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि 26 को दिल्ली के राजपथ पर चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर्स नजर आएंगे। पंचकुला में लाखों मुर्गियों के अचानक मरने की खबर सामने आई है। मामला बरवाला और रायपुर रानी क्षेत्र का है। पोल्ट्री फार्म में लाखों की संख्या में मुर्गियों की मौत हुई है। अब इस मामले को लेकर पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भी रिपोर्ट मांगी। अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर इतनी मुर्गियां कैसे मरी। पशुपालन और डेयरी विभाग की टीम पोल्ट्री फार्म्स में ब्लड और प्रैक्टिकल सैंपल्स भी ले चुकी है। सैंपल डॉक्टर कोमल पशु चिकित्सक DTLA लैब पंचकुला की देखरेख में लिए गए। सभी सैंपल को अलग अलग लैब में जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर किस वायरस की वजह से मुर्गियों की जान गई है। यमुनानगर में एक युवती से सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान के बाद रेप करने का मामला आया सामने। आरोपों के अनुसार उसे शादी का झांसा भी दिया गया, साथ ही साथ MMS बनाकर 1.5 लाख की ठगी की गई। महिला थाना प्रभारी के अनुसार 29 दिसंबर को महिला ने थाने में बयान दर्ज कराया। शिकायत के अनुसार पुणे में रहने वाले एक शख्स ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुणे पुलिस की सहायता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया के परिचितों पर भरोसा न किया जाए। फरीदाबाद में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। फतेहपुर बिल्लौच गांव में 2 समाज आमने सामने आ गए। दरअसल पूरा विवाद अंबेडकर की प्रतिमा की जगह को लेकर है। एक पक्ष का दावा है कि जिस जगह अंबेडकर की प्रतिमा लगी है वो जमीन उस समाज की है। दूसरा पक्ष उसी जमीन पर अपना दावा ठोकता है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। HTET की परीक्षा होने के बाद आंसर शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बोलते हुए कहा कि इस महीने घोषित किया जाएगा HTET का परीक्षा परिणाम। IAS अमित कुमार अग्रवाल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है। प्रदेश सरकार ने जारी किए अमित अग्रवाल के नियुक्ति निर्देश। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर कृषि कानून के विरोध में सैकड़ों किसानों ने टोल प्लाजा पर धरना दिया। किसानों के समर्थन में सामाजिक संस्था से जुड़ी महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। सोनीपत के गांव थरिया में नए साल पर अपने दोस्त से मिलने गए युवक की डंडों से पीटकर और फरसे से हमला करते हुए गंभीर रूप से जख्मी करके गांव के बाहर फेंक दिया गया। इलाज के दौरान जान चली गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 5 आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। निकिता हत्याकांड को 70 दिन पूरे होने के बाद भी निकिता के परिवार को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल पाया, जिसे लेकर सर समाज के लोगों की तरफ से निकिता के घर पर बैठक का आयोजन हुआ। निकिता का परिवार शामिल हुआ। निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि उनकी मांग है कि बल्लभगढ़ में बन रहे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का नाम निकिता के नाम पर रखा जाए। इसी के साथ निकिता के भाई को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी मिले, परिवार को आर्थिक सहायता मिले। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए झज्जर के कस्बा साल्हावास के शहीद रविंद्र जाखड़ का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की पत्नी राजवंती ने अपने पति की शहादत पर गर्व जताया। कहा कि वह अपने दोनों बच्चों को देश सेवा के लिए फौज में भर्ती कराएंगी। गोहाना में लगातार चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। गोहाना सिविल रोड पर चोरों ने एक बिजली की दुकान में रखा सारा सामान लेकर वो चंपत हो गए। चोरों ने चोरी करने के पहले आसपास में लगे CCTV कैमरे की तारें काटी, जिसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस समय पर नहीं पहुंचने पर भी आपत्ति जाहिर की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सेना को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई।
आतंकवादी को दक्षिण कश्मीर के हथीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक चीनी पिस्टल, एक चीनी हथगोला, 28 राउंड और एक जर्मन कंपास बरामद किया गया। पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के कारण ही गांव का शहर की तर्ज पर विकास किया जा रहा है। टोहाना के प्रभाकर कॉलोनी में अध्यापक के घर चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वानीखेड़ा क्षेत्र के गांव ढाणी कुशाल के पास भिवानी हांसी रोड पर हादसा हुआ है। हादसे के दौरान 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में स्कूटी पर सवार 2 शख्स जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। दोनों घायल बरवाला के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गन्नौर में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने रेलवे रोड स्थित पेट्रोल पंप के कर्मी से पैसों से भरा बैग छीन लिया। इस दौरान बदमाशों ने पंप पर हवाई फायरिंग भी की। बदमाशों की तस्वीर पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने मामले की शिकायत थाना गन्नौर पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आगे की जांच शुरू। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के हाईटेक कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे की वजह से अनियमितता मिलने पर बोर्ड ने पकड़े नकलची। अनियमितताएं बरतने पर 3 परीक्षा केंद्रों के 3 परीक्षकों से होगा जवाब तलब। गलती साबित होने पर होगी विभागीय कार्रवाई। करनाल व्यापार मंडल की ओर से जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए। करनाल मेयर और सीएम प्रतिनिधि संजय बछला ने कंबल वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सेक्टर 6 के साईं मंदिर प्रांगण में व्यापारियों ने गरीब लोगों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल बांटने के कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में कई सामाजिक संस्थाओं ने हिस्सा लिया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हो रही है। मनाली में भी बर्फबारी के बाद करीब 500 सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। सैलानी अटल टनल के साउथ और नॉर्थ पोर्टल और सोलंग नाला में फंसे हुए थे। मनाली में बर्फबारी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 पर कई गाड़ियां फंस गई हैं। मौके पर प्रशासन की ओर से हाईवे खोलने का काम जारी। भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन ने रोहतांग में अटल टर्मिनल को बंद कर दिया था। भारी बर्फबारी और जाम की वजह से रेस्क्यू के ऑपरेशन में प्रशासन को काफी दिक्कतें हुई। बरसात के बाद जहां पर ठंड बढ़ी है, वहीं सब्जी मंडी में सब्जी के दाम भी आधे हो गए हैं। किसानों को बारिश से सब्जियों में नुकसान की आशंका है। सब्जियों के दाम गिरने से भी किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान मानते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सब्जी काफी डाउन रेट पर बिक रही है। प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार जारी और ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। कैथल में तेज बारिश हुई, कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का अनुमान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी झमाझम बारिश हुई है। पहले से पड़ रही कड़ाके की ठंड को बारिश ने एक बार फिर से बढ़ा दिया। दिल्ली एनसीआर में भी जोरदार बारिश हुई। तेज बारिश ने मौसम को और ठंडा कर दिया। नोएडा में जबरदस्त बारिश हुई है। लगातार दूसरा दिन रहा जबकि दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश हुई। इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली से सटे आसपास के नोएडा और गाजियाबाद में बारिश हुई थी। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान में बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। इसी वजह से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य स्थानों पर मौसम में बदलाव महसूस हो रहा है। शनिवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों और एनसीआर में जोरदार बारिश हुई। राजधानी समेत उत्तर भारत में ठंडक बढ़ने से शीतलहर की तरफ ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में बच्चों को, बुजुर्गों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने 2 स्वदेशी वैक्सीन का आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को डीसीजीआई की अंतिम मंजूरी मिल गई। अभी वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाई जा सकेंगी। इससे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 1 जनवरी को कोविशील्ड, 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की थी डीसीजीआई से। डीसीजीआई के निदेशक विजय सुमानी ने बताया कि दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी स्थिति में किया जा सकेगा। डीसीजीआई के अनुसार दोनों ही वैक्सीन की 2-2 डोज इंजेक्शन के रूप में दिया जाएगा। डीसीजीआई के अनुसार इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को लेकर कहा कि इसकी ओवरऑल क्षमता 70.42% है। डीसीजीआई ने कहा कि सीरम के आंकड़े दूसरे देशों में किए गए अध्ययन से मेल खाते हैं। सीरम द्वारा इस वैक्सीन पर देश में क्लिनिकल ट्रायल जारी रहेगा।
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जब किसी दवा ड्रग वैक्सीन को अंतिम अनुमति देता है तभी इन दवाइयों वैक्सीन का सार्वजनिक इस्तेमाल हो पाता है। ऐसी इजाजत देने से पहले डीसीजीआई वैक्सीन पर किए गए परीक्षण के आंकड़ों का कड़ाई से अध्ययन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वैक्सीन को एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो भारत में बनी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया। इसके मूल में देखभाल है, करुणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी के बाद कोरोना मुक्त और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम ने कड़ी मेहनत के लिए वैज्ञानिकों को, खोजकर्ताओं को बधाई दी। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने लिखा कि गर्व का क्षण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे लिखा कि इस महामारी के विरुद्ध जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सफलता है। देशवासियों की जिंदगी बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स के आभारी रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने को वैक्सीन पर बोलते हुए कहा कि वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को मेरा बड़ी मेहनत से बनाई है वैक्सीन को होगा। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के बंदोबस्त और वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जल्दी ही देश में टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है। देश भर के 719 जिलों में 57 जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यू टर्न लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, बीजेपी इसे इवेंट ना समझे। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना का टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया, बीजेपी सरकार इसे कोई सजावटी दिखावटी इवेंट ना समझे, अग्रिम पुख्ता इंतजामों के बाद ही शुरू करे। इससे पहले सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने कहा था कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश ने वैक्सीन को सियासत से जोड़ते हुए कहा था कि मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं। दुनिया में कोरोना के 8 करोड़ 55 लाख से ज्यादा संक्रमित केस, 18 लाख 50 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत, 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। अमेरिका में 8,31,000 केस इस वक्त एक्टिव हैं। कई मरीजों ने जान गंवा दी है। देश में कोरोना के 16,678 नए मामले आए सामने। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार हुए, 1,49,000 से ज्यादा संक्रमितों की मौत, 2,42,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में 19,42,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 49,666 मरीजों की मौत, 54,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। राजधानी दिल्ली में 6,26,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 10,585 कोरोना मरीजों की मौत, 5,000 से ज्यादा केस इस वक्त इलाजरत। हरियाणा में 2,63,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 2,917 मरीजों की मौत, 2,890 केस एक्टिव। कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की ताज़ा मेडिकल बुलेटिन जारी की। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार सौरव गांगुली की तबीयत स्थिर है। शनिवार करीब 3 बजे के बाद गांगुली के दिल का ऑपरेशन यहां पर किया गया था। बारिश की वजह से भारतीय टीम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर प्रैक्टिस नहीं कर पाई और खिलाड़ियों को जिम में जाकर समय व्यतीत करना पड़ा। तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी से सिडनी में होगा। भारतीय टीम मेलबर्न में उसकी तैयारी कर रही है।